है ना। देखो समा ध्यान से, सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन रोज की तरह, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। तो रिवीजन कहाँ से चालू किया जाए, चलिए फटाफट से बता दीजिए कि एनसीईआरटी है ना। न्यूट्रिएंट क्या होता है, क्या होता है मतलब बताओ, न्यूट्रिएंट का एग्जांपल दे तो। न्यूट्रिएंट पूछ रहा हूँ। राइस, हाँ कौन वैसे बोलो, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन, ये सब ना, ग्लूकोज, ये सब ना कहलाएगा, मिनरल कहलाएगा, न्यूट्रिएंट कहलाएगा। बताओ तो फोटोसिंथेसिस में कितने मिनरल्स का यूज किया जाता है, कौन कौन था, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और फेरस। फेरस बताते क्या, फेरस भी होता है। मतलब फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया जाता है, फेरस का इस्तेमाल किया जाता है, एफी से कहा हो गया, फेरस, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और क्या था, पोटेशियम। ये सब जो है ना मिनरल्स है, क्या है, मिनरल्स यानी खनिज है। इसको क्या करता है, सोइल से प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है और इस्तेमाल करता है। आप लोग बताइए कि कल मैंने बात किया था, एक था, ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड, कैमरा रोको। न्यूट्रिएंट देख लिया तू लोग, न्यूट्रिएंट बता दिया ना, न्यूट्रिएंट में क्या कहेगा, ऐसा तो क्या है, ये सब मिनरल है, क्या है, मिनरल्स है। न्यूट्रिएंट बता दो, ग्लूकोज, प्रोटीन ना सुना, ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट एक ही होता है तो देखा जाए तो, और फैट, वाटर है ना, इटीसी। किसी दिक्कत है, अब बता दो तो कि ग्लूकोज से क्या फायदा होता है, हमको एनर्जी मिलता है यानी कि एटीपी। प्रोटीन से क्या फायदा होता है, बॉडी बिल्डिंग होता है यानी कि ग्रोथ होता है, ग्रोथ, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग मटेरियल ऑफ आवर बॉडी। विटामिन से क्या होता है, इम्यून पावर का होता है, मजबूत होता है, इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग होता है, और क्या होता है, डिफिशियंसी डिजीज से हम बच सकते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी होगी तो कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी, विटामिन ए कमी से रतौंधी बीमारी हो जाएगी, है ना। और भी बीमारियां होती है बहुत सा विटामिन की कमी से, ठीक से बाद में देख लेंगे। फैट से क्या मिलता है हम लोग को, एनर्जी यानी कि एटीपी। पर देखो ग्लूकोज से क्या मिल रहा है, एटीपी यानी कि एनर्जी, और फैट से क्या मिल रहा है, एटीपी यानी कि एनर्जी। तो दोनों से एनर्जी मिल रहा है, पर किससे ज्यादा किससे कम, गलत जवाब। ग्लूकोज से एनर्जी कम मिलता है परंतु फैट से एनर्जी ज्यादा मिलता है। पता है कितना कम बेसी, सीधा डबल। ये 1 ग्राम ग्लूकोज लोगे ना तुम, 1 ग्राम ग्लूकोज अगर तुम लेगा, 1 ग्राम ग्लूकोज, 1 ग्राम ग्लूकोज बराबर 9.2 किलो कैलोरी एनर्जी होता है। 1 ग्राम सुनो, 1 ग्राम सुनो पहले, 1 ग्राम जी से ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज बराबर 9.2 के से किलो और सीएल से कैलोरी एनर्जी होता है। लेकिन अगर उल्टा बोल दिया, 4 होता है, क्या होता है, 4। अगर तुम 1 ग्राम फैट ले लेते हो, क्या लेते हो, एफ से मान लो फैट, तो 9.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगा। एनर्जी बोलो चाहे एटीपी कह लो। तो देखो फैट से कितना ज्यादा मिल रहा है, डबल है, तो देखा जाए तो पूरा डबल नहीं है, मिलता है मुझे। डाटा आपके एग्जाम में ना पूछेगा, हम इसे बता रहे हैं, हम लोग एग्जाम में आता है। अब बस इतना याद रखिए कि हम वी गेट एनर्जी मोर मोर फ्रॉम
वी गेट एनर्जी मोर क्या होगा जी, फ्रॉम फैट देन किससे, देन ग्लूकोज। समझ पा रहे हो, हम लोग फैट से ज्यादा मिलता है ग्लूकोज के कंपैरिजन में। बताइए वाटर से एनर्जी कितना मिलता है, वाटर से हमको मिलता है 0 कैलोरी। कितना मिलता है, 0 कैलोरी एनर्जी मिलता है। ये सब बात हो गया, कोई दिक्कत, 0 कैलोरी, कोई ऊर्जा नहीं मिलती। और वाटर एक तुम्हारा न्यूट्रिएंट होता है और इससे कोई एनर्जी वगैरह। हाँ, अब तुम क्या पूछ रहे थे कि जो सैप्रोफाइटस है, सैप्रोफाइटस, सैप्रोफाइटस जो ऑर्गेनिज्म था, नहीं पढ़े थे हम लोग, पारासाइटस, पारासाइटिक, सैप्रोफाइटस और होलोजोलिक, होलोजोइक। उसमें से ये जो सैप्रोफाइटस था, ये क्या कर रहा था, बॉडी को पहले डिके कर रहा था। डिके बोलिए चाहे डिकम्पोज करिए, और डिकम्पोज करके तब उसको क्या कर रहा था, खा रहा था। ठीक है जी, बिना डिकम्पोज के नहीं खा पाएगा बेचारा। तो डिकम्पोज करने के लिए इसके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। इसके पास एक चीज होता है एंजाइम, उसका नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या नाम है, हाइड्रोलाइटिक, लाइटिक एंजाइम। तो प्रश्न आएगा कि सैप्रोफाइटस ऑर्गेनिज्म है, डेड बॉडी को किस एंजाइम के हेल्प से डिकम्पोज करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के हेल्प से क्या करता है, डिकम्पोज करता है। उसके बाद उसको क्या करता है, इंटेक कर लेता है, खा लेता है ना। चलिए, कल हम लोग ये पढ़े थे कि जो प्लांट है वो क्या करता है, वाटर को वाटर वेपर में चेंज करके एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। और उस किस प्रोसेस के थ्रू करता है, प्रोसेस का नाम बताइए। by which process plant water converted into water vapor and release to atmosphere from leaf। बताइए किस प्रोसेस से पानी को वाष्प में बदल के, वेपर में बदल के और पत्ती में से निकाल कर वायुमंडल में छोड़ देगा। उसका नाम था ट्रांसपायरेशन। किसी दिक्कत, ट्रांसपायरेशन है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन पायरेशन काली दिए थे, ट्रांसक्रिप्शन होगा, पायरेशन नहीं। ट्रांसपायरेशन तो एक मेथड, मीडियम होता है, ट्रांसपायरेंट मीडियम। हाँ, पायरेशन कर दिया था, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, हिंदी बोलते उसको वाष्पोत्सर्जन क्रिया। अब बताइए कि प्लांट किस मेथड के थ्रू मिनरल्स को, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ऑप्शन दे रहा हूं, ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा वाटर को, मिनरल्स को प्लांट का करता है, ऑब्जर्व करता है। अब बताइए अमीबा जो है वो किस प्रोसेस से रेस्पायरेशन करता है, ऑस्मोसिस से या डिफ्यूजन से, डिफ्यूजन से। और क्या होता है ऑस्मोसिस, क्या होता है डिफ्यूजन, को समझा दिए थे। डिफ्यूजन में आपके क्या बोलते हैं, किसी भी मेम्ब्रेन का इस्तेमाल नहीं होता है, ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन का इस्तेमाल होता है। दूसरा बात, डिफ्यूजन में आपका किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन होगा, गैस का, लिक्विड का, सॉलिड का नहीं। ऑस्मोसिस में सिर्फ गैस का, लिक्विड और ठोस का नहीं। और क्या समझना हम लोग को, ये समझाए थे आप लोग को कि एक रूम था, रूम के कोने में संगीता जी परफ्यूम लगा रही थी और फिर उस रूम के हर जगह फैल गया परफ्यूम। किस प्रोसेस से, यानी कि खुशबू जो है, खाने की खुशबू या परफ्यूम खुशबू या अगरबत्ती की खुशबू एक स्थान से दूसरे स्थान फैल जाता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक चला जाता है। किस नियम में, डिफ्यूजन में कि ऑस्मोसिस में, डिफ्यूजन में। एक गिलास पानी ले लिए हैं, उस एक गिलास पानी में एक गिलास मतलब एक गिलास हो गया, इसमें मैंने पानी भर दिया है। ठीक है, और इसमें मैंने कहा पानी एक तरह से अपना क्या है, सॉल्यूशन, क्या है, सॉल्यूशन। पानी एक तरह का सॉल्यूशन है ना जी, कुछ मिला होगा, शुद्ध पानी नहीं, प्योर नहीं, कुछ और मिला होगा सपोज। इसमें मैं एक दूसरा सॉल्यूशन डाल रहा हूँ, दूसरा सॉल्यूशन जो है आपका इंडिगो का है, इंडिगो, इंडिगो यानी कि नील, क्या है, नील। अब बताइए कि जब ये सॉल्यूशन है, कौन, वाटर सॉल्यूशन है, मैं यहाँ करता हूँ वाटर, तो इसमें दो चीज होगा, एक सोल्यूट होगा, एक सोलेंट होगा ना, समा। इसमें भी आपका क्या चीज होगा, एक सोल्यूट होगा
एक क्या होगा, सोलवेंट होगा, सोलवेंट होगा। अच्छा हिंदी इतना लिखे थे जी, इसको बोलते हैं विलय और इसको बोलते हैं विलायक, इसको बोलते हैं विलायक, इसको बोलते हैं विलय। सॉल्यूशन को बोलते हैं विलियन, क्या बोल देते हैं, विलियन। हिंदी लिखना भूल जा रहा हूँ बार बार। ध्यान देखो हम लोग क्या बात कर रहे थे, तो आपको ये बताना है कि जो इंडिगो है सॉल्यूशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या जो ये पानी है इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मतलब क्या, गाढ़ा, यानी कि उससे पानी उसमें उसमें सोल्यूट ज्यादा है और सोलवेंट कम है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। तो बताओ इंडिगो का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना, तो इंडिगो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इंडिगो क्या करेगा, पूरे पानी में फैल जाएगा। क्यों, क्योंकि हाई से कहाँ चल जाएगा, लो की तरफ चल जाएगा। समझ पा रहे हो, अब कभी एक बूंद नील डालिएगा पानी में गिलास भर के, वो पूरा से पूरा गिलास में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। मान लो वाटर है, नमक है, तो नीचे डाल दिए, कुछ और डाल के बना दो सॉल्यूशन। लेकिन 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 इसका कॉन्सेंट्रेशन कम रखना, गाढ़ा ज्यादा मत कर देना। और ये नील गाढ़ा रहता है, उससे ज्यादा गाढ़ा मत कर देना, ना तो नीला फैल नहीं पाएगा। अगर मान लो कि नील का कॉन्सेंट्रेशन जितना है उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन सब वहां से आ जाए, अब पता चलेगा। मान लो ये दूसरा गिलास लेते हैं, हालांकि सब केमिस्ट्री में पढ़ना था, मैं बायोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ, तो ध्यान से। मान लो इसमें मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया, क्या ले लिया, सॉल्यूशन। और पता है सॉल्यूशन कैसा है, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है, कैसा है, हाई कंसेंट्रेशन, हिंदी बोलते हैं उच्च सांद्रता, कंसेंट्रेशन हिंदी तो सांद्रता। यानी कि एक और चीज, जब जो इसमें मैं डाल रहा हूं सॉल्यूशन, वो कैसा है, लो है, लो कंसेंट्रेशन, क्या है, लो कंसेंट्रेशन। अब बताइए ये जो सॉल्यूशन इसमें जाएगा क्या घुलेगा, वो नहीं घुलेगा, उल्टे नहीं, आपको नहीं जबरदस्ती नहीं घुमाना है ना, ये ऑटोमेटिक होना चाहिए। हाई कॉन्सेंट्रेशन लो जाएगा, यानी कि इसका लो है ना, इसका क्या है, ज्यादा है, तो वो इसके अंदर नहीं घुलेगा, ये उसके अंदर घुल जाएगा, उसके अंदर ये घुल जाएगा जाकर, ऐसा कहानी होगा। समझ पा रहे हो, हाँ। यानी कि ये जो इतना सारा लिक्विड दिखाई दे रहा है आपको, ये हाई है, ये उसमें घुसने लगेगा। बोलिए, काची नहीं मिलता, काची नहीं मिल रहा था, अच्छा मिक्स नहीं हो रहा था, हाँ। आप जबरदस्ती घुमा रहे हो ना, ताकि उसके बीच के जो पार्टिकल्स है, पानी के जो एटम्स है, उसके बीच के पार्टिकल्स में गैप है, हिलाने को उसके गैप में चल जाएगा। जैसे आप ये ना पूछ रहे हैं कि हम ले लिए पानी, गिलास में ले लिए पानी, सिर्फ पानी है इसमें, और इसमें मैं डाल रहा हूँ साल्ट, डाल दिया, तो डाल के इसे चम्मच से घोला रहा हूँ, अब कुछ समय के बाद नमक घुल गया, मतलब इसमें सोल्व हो गया, सोल्यूबल था तो सोल्व हो गया। अब इसे झांक रहे गिलासवा में, कहाँ है नमक, दिखेगा, और है उसी में ना, दिख रहा है वो, कहाँ गायब हो गया, जानते हुआ क्या, जो पानी के पार्टिकल्स है, ना वजन बढ़ जाएगा। तुम ये बोलो ना, देखो ध्यान से देखो, केमिस्ट्री पे घुसा दिया तू। मान लो पानी का लेवल कहाँ तक था, वाटर का लेवल कहाँ तक था, यहाँ तक था। अब मैंने क्या काम किया ना, कि इसमें इसमें 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच नमक डाल दिया, मान लो इतना नमक डाल दिया इसमें, इतना कहा डाल दिया, नमक डाल दिया, खचाक से डाल के छोड़ दिया, डाल के छोड़ दिया, चला नहीं रहा, डाल के छोड़ दिया हूँ, तब पनिया यहाँ से ऊपर आ जाएगा, उठ के यहाँ तक आ जाएगा। ऐसा कभी चेक किया हो, करना घर पे जाके। इतना मान लो गिलास में पानी था, आपने उसमें नमक इतना डाल दिया और डाल के छोड़ दिया, तो पनिया का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और उसके बाद तुम क्या करना, यहाँ पे चिन्ह लगा लेना दागी, कि पानी यहाँ से उठे कहाँ तक आ गया था, यहाँ तक आ गया था, शीशा गिलास में लेना, और फिर इसको चम्मच से घुलाना, इसे घुलाते तब तक तुम इसे मिक्स करना जब तक सारा नमक गायब ना हो जाए, घुल कदम गायब हो जाना चाहिए, डिजोल्व हो जाना चाहिए, पूरा डिजोल्व हो जाएगा, तब देखना कि फिर वापस से इसका लेवल घट के कहाँ आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा। तो लेवल कहाँ घट गया, पहले बात करते हैं कि बढ़ा क्यों था, क्योंकि भैया यहाँ पे जब पानी पहले से बैठा हुआ था, इस एरिया में कौन था, पानी, उसके जगह पे कौन आके बैठ गया, नमक,
तो पानी के ऊपर उठना ही पड़ेगा। जब पनिया दाएं नहीं भाग सकता, बाएं नहीं भाग सकता, क्योंकि इसको घेरा गया है इसे, और नीचे नहीं भाग सकता। जो कहा है ऊपर भागने को, भाग गया, भाग गया। लेकिन जब आपने उसको इसे घोल दिया तो क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स थे वाटर के, उस सब पार्टिकल्स के बीच में देखो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे गैस हो, सभी मटेरियल के पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है। सबसे ज्यादा गैप होता है गैस वाले पार्टिकल में, गैस वाले मतलब कब हो सकता है मटेरियल में, उससे कम होता है लिक्विड में, सबसे कम होता है गैस में, सॉलिड में सबसे कम होता है, सॉलिड में। तो लिक्विड में जो गैप है ना, सपोज कि ये सब क्या है, तुम्हारा पानी के पार्टिकल से क्या है, पानी के पार्टिकल से, देखो ये सब गैप दिख रहा है ना, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, ये सब जैसे गैप है। तो जब तुम इसे डिजोल्व करोगे नमक को, तो पार्टिकल जो है नमक का, वो डिजोल्व हो गएंगे, छोटा होते होते इतना छोटा हो जाएगा कि इसके गैप में जाकर फंस जाएगा। कहाँ फंस जाएगा? पानी के पार्टिकल्स के गैप में जाकर फंस जाएगा। ठीक है, तो गैप पहले भी था, गैप पहले था, और उस गैप में ये चला गया, तो यहाँ से सब नमक उठ करके निकल के गैप में चल गया ना, पानी का लेवल घटेगा नहीं, इसलिए लेवल घट जाता है। कोई बात नहीं, ये सब छोड़ो तुम। अगर नहीं घुल पाया तो लेवल नहीं घटेगा, घुल जाएगा तो लेवल। हाँ नहीं, गैस कहाँ के लिए, वहां पे बॉन्ड रहता है, वहां पे केमिकल बॉन्ड है पढ़ाई केमिस्ट्री में, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना, दो एटम वाटर के अंदर, ये इनके बीच में है क्या, बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं उसको। बॉन्ड मतलब क्या होता है, फोर्स का होता है, फोर्स यानी कि बल, एक बल या फोर्स के द्वारा दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, सपोज अगर बात की जाए कि ये कलम है, कलम है, मैं इसको छोड़ूंगा, हचक से कहा गया, नीचे आ गया ना, तो अब बताओ, लेकिन क्या इस कलम और यहाँ मेरा हाथ है, इसके बीच में कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन तो ये आ कैसे गया? मैं कहूँगा एक फोर्स है, इसके बीच में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, और फोर्स और दिख रहा है नहीं, तो क्या इस गैप में, इस फोर्स के कोई आके यहाँ सेट नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स था, पर यहाँ पे केमिकल फोर्स काम करता है, केमिकल बॉन्ड, उसे पढ़ाएं केमिस्ट्री में, हम लोग कहाँ देते हैं, बायोलॉजी में। मुझे क्या पढ़ाना है पहले बता दो तुम लोग, कि ऑस्मोसिस में कोई डाउट है? ऑस्मोसिस में कोई डाउट किसी को नहीं ना? वो ना है, डिफ्यूजन में किसको दिक्कत है? भुला गया लगा वाह, इसमें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसमें लिक्विड का भी होता है और गैस का भी होता है। वो तो था ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उससे आ रहे हम आगे। चलो अब तुम्हें बताओ, रिडक्शन और ना, पहले कौन सा था, ऑक्सी, ऑक्सीडेशन, ऑक्सी में एक सही होता है, ऑक्सीडेशन, रिएक्शन, एक होता है रिडक्शन। पानी बंद करो, पानी खत्म हो गया। समय स्पेलिंग गलती है रिएक्शन का, REA, सी छूट गया सर, देखो समाप्त सही है। इसको हिंदी में बोलते हैं उपचयन, इसको बोलते हैं अपचयन। बोलो सर फटाफट से, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन आएगा या जाएगा, क्या होगा जल्दी बता दो। तो ऑक्सीडेशन में हम ऐसे कहते हैं कि ऑक्सीजन आके चिपक जाएगा और हाइड्रोजन का हो जाएगा, बाहर चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन बारे में बताओ, इलेक्ट्रॉन आएगा कि जाएगा? इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, बाहर चल जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो कौन सा चार्ज दे देगा, पॉजिटिव कि निगेटिव? तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा घटेगा? ऑक्सीडेशन नंबर का हो जाएगा, इंक्रीज कर देगा, कोई दिक्कत है? और सारा काम उल्टा इसमें हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा भैया? हाँ पूछिए। जितना इलेक्ट्रॉन देगा वही उतना ही उसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। मतलब उसके ऊपर जो प्लस है, दो है तो दो ऑक्सीडेशन नंबर, चार है तो चार ऑक्सीडेशन नंबर, पांच है तो पांच, ऐसे करके। नहीं, पहली बात ये समझ लीजिए कि धरती में बहुत सारे है, मेटल है, नॉन मेटल है, गैस है, लिक्विड, बहुत तरह का मटेरियल है हमारी धरती पर। तो जो मेटल होता है ना, वही अपना क्या करता है,
इलेक्ट्रॉन देने का क्षमता रखता है, पावर है उसके पास। और जो नॉन मेटल है जनरली वो लेता है, रिसीव करता है। 100% नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम में यही होता है कि क्या बोलते हैं, मेटल देता है, नॉन मेटल लेता है। और भी ले दे कर सकते हैं, लेने उसका केमिस्ट्री डिटेल चलेंगे। फिलहाल यहाँ पे आ जाइए, सेम का उल्टा हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन का हो जाएगा अंदर चल जाएगा, हाइड्रोजन का हो जाएगा अंदर, पर ऑक्सीजन का हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा अंदर चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है जी, देखो एरो चिन्ह लगा रहा हूँ। और कुछ होगा, ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका तो सेम उल्टा होगा, कहानी खत्म, ठीक है ना। देखो तो अजान होगा क्या, पता नहीं, अभी ना होगा, कोई बात नहीं, यहाँ तक क्लियर है। चलो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। मान लो एक ऐसा रिएक्शन इसमें दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और उसको क्या कहेंगे हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे, रिडॉक्स। ना भी ना होगा, होगा तब देखा जाएगा कौन सा जाएगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन कब कहेंगे, हाँ, क्या हो रहा है, हो गया। तो देखो ध्यान से, हम लोग क्या बात कर रहे थे, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, दोनों होता है। ये हम कह सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन बराबर ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्लस रिडक्शन रिएक्शन, ना बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं। अब बताइए तो, रेस्पायरेशन कैसा रिएक्शन है, डाइजेशन कैसा रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, अच्छा काम किया, याद करने में टेंशन नहीं। बताओ कि रेस्पायरेशन कैसा रिएक्शन है, सांस लेने वाला जो काम है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है। जब तुम सांस लेते हो, ऑक्सीजन जाके लंग्स में रुका हुआ है, उधर से हीमोग्लोबिन आएगा, उसके साथ रिएक्शन कर लेगा, ऑक्सीजन को अपने साथ लेके चला जाएगा। तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, अटैच हो रहा है ना जी, ऑक्सीजन आ रहा है ना, ऑक्सीजन आ रहा है ना, तो कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब बता दो कि डाइजेशन कैसा होता है, ये भी होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आर से रिएक्शन। अब बता दो फोटोसिंथेसिस कैसा रिएक्शन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें आपका ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। CO2 का होता है ऑक्सीडेशन, एक मिनट, CO2 का होता है रिडक्शन, ऑक्सीजन निकल के चला जाता है। ऑक्सीजन देखो, CO2 में से ऑक्सीजन निकल रहा था, ऑक्सीजन निकल गया तो क्या कहेंगे, रिडक्शन। और H2O में से क्या हो रहा था, हाइड्रोजन निकल रहा था, तो हो गया ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन को लतिया देना ऑक्सीजन कहलाता है ना, समझ पा रहे हो जी। चलो, अब हम लोग को बढ़ना है, रेस्पायरेशन होता क्या है। हालांकि बस मैं अभी वही बस बताऊंगा रेस्पिरेशन क्या होता है और रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है, पर अभी लंग्स नहीं पढ़ाऊंगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा, उसको अलग से पढ़ाऊंगा बाद में। अभी बस इतने बताऊंगा मैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। तो कल बताया था ना, हाँ बोलिए, ना सुनते रहो, कोई बात नहीं। रेस्पिरेशन देखो, रेस्पिरेशन क्या है, एक बायोकेमिकल, देखो ध्यान से जी, रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस in which in which in which carbohydrate or food, और मैंने यह कार्बोहाइड्रेट को या फूड को, कार्बोहाइड्रेट इज ब्रेक डाउन, सॉरी इज ब्रोकन डाउन इन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या होता है, अब इसको लिखता हूँ, बोलने से मजा नहीं आएगा, लिखेंगे कि इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस in which in which in which ग्लूकोज बोलो चाहे क्या होती है, ग्लूकोज ग्लूकोज चाहे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है जी, ग्लूकोज। ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ कि फूड फूड इज ब्रोकन, लिखने में जानते हो टेंशन है मुझे, तो मैं पूरा लिख पढ़ा था, ब्रोकन डाउन इनटू simplest form simplest form
with the help of with the help of with the help of oxygen and और कची ह्यूमन, हाँ आज ही चालू करूंगा। देखो ध्यान से, मैंने क्या लिखा कि रेस्पिरेशन क्या है, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, इन विच मतलब कि जिसमें ग्लूकोज यानी कि फूड इज ब्रोकन डाउन, मतलब उसको तोड़ा जाता है, फूड को ब्रेक डाउन किया तोड़ा जाता है इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। जो हम फूड खाते हैं ना वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स समझते हो, कॉम्प्लेक्स समझे थे एक दिन, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो ये बात है कि आप एक रसगुल्ला खा रहे हैं अपने हिसाब से, एक रसगुल्ला मात्र खा रहे हैं, लेकिन नहीं, उसमें आप क्या खा रहे हो, शुगर खा रहे हो, चीनी है, उसमें तेल में छाने होंगे तो आप फैट खा रहे हो, और कार्बोहाइड्रेट है ये है, अगर छेना वाला है तो प्रोटीन है ये है, आप इतना चीज खा रहे हो एक साथ है ना, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आप कॉम्प्लेक्स फूड खा रहे हो, लेकिन खाने के बाद रेस्पिरेशन की हेल्प से आप उसको क्या करेंगे, ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। आप उसके तोड़ने के लिए हेल्प किसका लेंगे, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। सुनते रहो, डाइजेशन में हमको ये पढ़ाएंगे ना कि ये ग्लूकोज जो है कैसे कैसे कर करके सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटेगा, वो पूरा लॉन्ग प्रोसेस बताएंगे ना, वो डाइजेशन कहलाएगा। अब बस थोड़ा सा बता के नहीं छोड़ दिया कि ऑक्सीजन के हेल्प से कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ा जाता है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, अंडरस्टैंड। इसमें ऑक्सीजन के बाद मतलब एग्जाम में आएगा ना क्वेश्चन, डिफाइन डिफिनेशन लिखने के बाद रेस्पिरेशन, तो क्या लिखोगे, सांस लेना सांस छोड़ना रेस्पिरेशन कहलाता है, ये है रेस्पिरेशन। असली में रेस्पिरेशन मतलब ये होता है, आता है क्वेश्चन तो कराएंगे, टेंशन ना लो। तो ऑक्सीजन के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। अब आगे हम लोग देख रहे हैं ना, हाँ सबसे बात किए मिल जाएगी, चलो लोग से बात किए हैं। रेस्पिरेशन दो टाइप का, कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। एक होता है आपका एरोबिक, क्या होता है, एर ए ई होता है समा, एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन, शॉर्टकट में एरोबिक रेस्पिरेशन। ये कैसे हो जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब कहानी आगे क्या है भैया, कि ये पहली बात, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ऑक्सीजन होगा तब ये स्टार्ट होगा, ऑक्सीजन एटम मिलेगा ना तब जाके एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा। ऐसे कहेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन इज आकर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, समझ पा रहे हो। तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ कि इसमें ऑक्सीजन का नीड होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए, इसमें ऑक्सीजन का कोई नीड नहीं है, ऑक्सीजन हो चाहे रहेगा तो चलेगा थोड़ा बहुत, ना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑक्सीजन की इसमें कोई नीड नहीं होता है। अच्छा, ऐसे लिखा अच्छा रहेगा ना, हो इससे दिक्कत लग रहा है, इसमें लिखो नीड ऑफ ऑक्सीजन, नीड ऑफ ऑक्सीजन, इसमें कहता हूँ नॉट, उस बाद में कर दूंगा। ये तो बात हो गया। दूसरा पॉइंट का याद रखिए आप लोग कि जब ये रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था, कॉम्प्लेक्स फूड टूट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा था, फिर उस हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। आगे एक लाइन जोड़ सकते हो कि आफ्टर दैट वी गेट एनर्जी, ये प्रोसेस जब पूरा हो जाएगा रेस्पिरेशन तो आपको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो वही सवाल यहाँ पे कि जब ये भी रेस्पिरेशन यहाँ भी एनर्जी मिलेगा, ठीक है, तो इस पे एनर्जी कितना मिलेगा, तो बहुत ज्यादा क्या मिलेगा, मोर क्या मिलेगा, इससे मोर एनर्जी मिलता है, और उसमें क्या मिलेगा, लेस एनर्जी, उधर जाकर लिख देंगे बाद में। अच्छा, और दूसरी बात का कहानी है कि जब हम लोगों ने देखा कि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, तो यहाँ भी ब्रेक डाउन होगा, रेस्पिरेशन हो रहा है, वहां भी रेस्पिरेशन हो रहा है, वहां भी ब्रेक डाउन होगा, लेकिन अंतर क्या है कि इसमें कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज ग्लूकोज कंप्लीट ब्रेकडाउन, और इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता। दूसरी बात, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये कहाँ पे होता है, कोई जवाब है इसका, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ होता है,
इन माइटोकॉन्ड्रिया। कोई दिक्कत? ये वाला कहाँ होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन? ये होता है इन साइटोप्लाज्म। कहा जाता है इन साइटोप्लाज्म। अभी लिख रहे हैं फिलहाल। और क्या कहानी है कि इसमें एनर्जी ज्यादा मिलता है, उसमें कम मिलता है। ये ग्लूकोज तो कंप्लीट इसमें टूट जाता है, उसमें अधूरा टूटता है, कंप्लीट नहीं टूटता। ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो साइटोप्लाज्म होता है। बोलो MORE। अच्छा, मोर एनर्जी। लो ना, मोर एटीपी ना लिख दूं। मोर एटीपी इसमें बनेगा, उसमें लेस एटीपी बनेगा। ठीक है। और क्या होता है इसमें? हाँ, एक बात यह है कि CO2 इसमें बनेगा, CO2 उसमें ही बनता है, ये कॉमन है। और क्या होता है? अच्छा, अगर बात करें एटीपी कितना बनता है, इसमें बनता है 38 एटीपी। कितना बनता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना बनता है? 38 एटीपी। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, 10th का, बोर्ड का, बहुत पूछता है। ठीक है। यहाँ पे कितना एटीपी बनता है? 2 एटीपी बनता है। यहाँ लिखते चलता है। ये क्या था? सेकेंड, इसमें नॉट नीड ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा पॉइंट, इसमें 2 एटीपी। और अगला पॉइंट, ये कहाँ होता है? अच्छा, इसमें जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या बोलते हैं, कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होता है। नॉट नॉट कंप्लीट ब्रेक डाउन। ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट। पांचवा का लिखेंगे कि ये होता है इन साइटोप्लाज्म। इसमें भी CO2 निकलेगा। और एक में एक्स्ट्रा चीज और निकलता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। ठीक है, ध्यान से देखो। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो CO2 बनेगा, एनर्जी भी बनेगा। और क्या बन जाएगा? एनर्जी यहाँ लिख दिया हूँ। आराम से बता रहे, ध्यान से। हाँ हाँ, उसे बताएंगे आराम से, फ्रेश समझो। एयर रेस्पिरेशन क्या होता है? इसमें फूड कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेकडाउन होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, एनर्जी मिलता है। अभी तो ऑक्सीजन, हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। पर रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है, एगो एरोबिक और एगो एनारोबिक। एरोबिक में ऑक्सीजन चाहिए तब ये चालू होगा, ना तो नहीं चले हो सकता। इसमें बिना ऑक्सीजन के ये चालू हो जाएगा। और दूसरा कि इसमें एनर्जी ज्यादा बनता है। देखो 38 एटीपी बन रहा है, उसमें कौन एटीपी बन रहा है? मात्र 2 बहुत कम बन रहा है। और कहानी क्या है? इसमें ग्लूकोज कंप्लीट उससे ब्रेक, भाई इसमें एनर्जी ज्यादा क्यों बन रहा है? इसलिए बना है क्योंकि जो ग्लूकोज था वो अच्छे से कंप्लीट उससे ब्रेक डाउन हो गया, तो ज्यादा टूटेगा तब तो ज्यादा एनर्जी बनेगी। ऐसे सोच लो। इसमें एनर्जी सोचने का सिंपल बात यही है कि इसमें मोर एनर्जी क्यों बन रहा है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज कंप्लीट ब्रेक हो रहा है। और इसमें ग्लूकोज कंप्लीट ब्रेक नहीं हो रहा है, इसलिए एनर्जी इसमें क्या हो रहा है? कम बन रहा है। और क्या याद करना है कि ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये प्रोसेस कहाँ पूरा होता है? जितना सेल है आपकी बॉडी में, सबके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पे ये पूरा होता है। और ये कहाँ होता है? इन साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या होता है पता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है पता है? माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गन है। सेल के अंदर जो भी मौजूद होता है उसको बोलते हैं सेल ऑर्गन। इस सब 9th क्लास से पढ़ना था। और साइटोप्लाज्म में क्या है? तो सेल के अंदर एक लिक्विड होता है। क्या होता है? सेल के अंदर एक लिक्विड भरा होता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, लिक्विड को साइटोप्लाज्म क्या बोलते हैं? हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, द्रव्य कह रहा हूँ, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव। द्रव को इंग्लिश हिंदी में लिक्विड, लिक्विड को क्या बोलते हैं? द्रव। ध्यान देखो। तो साइटोप्लाज्म में क्या है? सेल के अंदर एक लिक्विड है। क्या है? लिक्विड। इसी लिक्विड के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन पूरा होता है? एनारोबिक। और इसी के अंदर ढेर सारा सेल ऑर्गन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडी, वाइक्यूल्स, 75 को चीज है इसके अंदर। इसे 9th में पढ़ना था, 10th में नहीं पढ़ना। बस तुम इतना याद रखो कि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है ना, इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा प्रोसेस पूरा होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। और साइटोप्लाज्म में कौन सा पूरा होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। किसी कोई दिक्कत पूछिए। प्लांट और एनिमल, फिलहाल ये किसका बता रहा हूँ मैं? एनिमल का, प्लांट का नहीं बता रहा हूँ। तो बता दो आपकी जानकारी के लिए कि प्लांट में एनिमल में अलग अलग होता है, सेम नहीं होता। अब आगे चला जाए वो ध्यान से। हाँ,
फिर और डिटेल जाए, और डिटेल जाए, चलो डिटेल चलते हैं, जब पूछे तो चलो ध्यान से दे रहा हूँ, सुनो सुनो, आगे बढ़ाने की बात को देखो ध्यान से, होता है इतना क्लियर हो गया ना। इसमें ऑक्सीजन चाहिए, इसमें ना चाहिए, इसमें मोर एनर्जी, लेस एनर्जी, 38 एटीपी, 2 एटीपी, कंप्लीट ग्लूकोज टूट जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन ना होगा। इसमें का बनता है, एटीपी एनर्जी बनेगा, CO2 बनेगा, पर इसमें एनर्जी बनेगा, CO2 बनेगा और लैक्टिक एसिड ही बन जाएगा। ठीक है, और जब लैक्टिक एसिड बनेगा ना तो आपके मसल से दर्द करने लगेंगे। मांस मांस है ना आपका, मांस है, बोन है, आपके शरीर में कुछ भी है वो सब सेल से बना है, क्लियर बात है। उसके अंदर सब सेल होगा, तो मांस के अंदर सेल है, सेल के अंदर आपका साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होगा, और जब हो जाने के बाद CO2 बन रहा होगा, तो इससे एनर्जी बन रहा होगा और लैक्टिक एसिड बन रहा होगा। हाँ वही तो बताने जा रहा था अभी। हाँ, तो जब आप ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क करेंगे ना, मतलब ज्यादा एनर्जी आपके शरीर में एनर्जी है तो नहीं सा, आप खर्चा कर रहे हैं ज्यादा, इसका मतलब क्या, खर्चा कहाँ से हो रहा है, आप वर्क ज्यादा कर रहे हैं तो एनर्जी ज्यादा खर्च हो रही है। जो लोग दौड़ते हैं, ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, तो उनका क्या होता है कि एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ती है, एनर्जी है कम, उसके चक्कर में क्या करता है हमारा बॉडी, देखो जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में होता है, हाई नहीं होता है, ये रेस्ट में रहता है। लेकिन जब आपको बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिएगा, तब तो ये भी काम करने लगता है और ये भी काम करने लगता है। जब ये काम करना चालू कर देगा तो क्या बना देगा, और जब लैक्टिक एसिड बन जाता है ना तो बन कहीं पड़े रहता है। हालांकि CO2 बनता है तो ये भी वहीं पड़े रहता है, लेकिन CO2 को वहां से निकाल कर बाहर शरीर से निकाल दिया जाता है, हटा करके, उसका क्या प्रोसेस बताएंगे। लेकिन हाँ, हाँ क्योंकि देखो एनर्जी कैसे बन रहा है, ऑक्सीजन के हेल्प से। तो जब तक तुम जब ज्यादा दौड़ ज्यादा एनर्जी लॉस कर रहे हो, एनर्जी खर्च कर दोगे तो मर जाओगे, एनर्जी बचाना है अंदर में, तो एनर्जी बचेगा कैसे, तो खर्चा कर रहे हो। एनर्जी बनाना है तो जल्दी जल्दी एनर्जी बनाने के लिए जल्दी जल्दी ऑक्सीजन चाहिए, नहीं समझ पा रहे, जल्दी जल्दी एनर्जी बनाना है तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन चाहिए, और जल्दी जल्दी ऑक्सीजन चाहिए तो जल्दी सांस खींचना पड़ेगा, बिना खींचे तो अंदर जाएगा नहीं ऑक्सीजन, इसलिए आदमी हाफने लगता है। कोई दिक्कत नहीं ना, ये कहानी है। चलो, तो लैक्टिक एसिड जब बन जाता है बॉडी में, तब बनने के बाद वहीं पे पड़े रहता है, और फिर यही पेन करने लगता है, बॉडी का करने लगता है दर्द। तो प्रश्न आएगा कि मसल्स हमारा जो है किसके कारण दर्द करने लगता है, तो लैक्टिक एसिड कारण दर्द करता है। और हो सकता है भाई एग्जाम पूछ दे लैक्टिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, मुझे नहीं लगता पूछेगा, फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ, CHO 3 6 और क्या होता है, किसी को दिक्कत है नहीं ना, किसको दिक्कत है बुआ लोग, ये क्या आपका लैक्टिक एसिड क्या है, केमिकल फॉर्मूला। एक चीज और बताते हैं, फिर थोड़ा सा और डीप में चलेंगे, जानते हो क्या कि जो ईस्ट है, ईस्ट के बारे में पढ़ाए थे ना, ईस्ट जो कि कैसा एनिमल है ईस्ट, बताओ, पैरासाइटिक है, सेप्रोफाइटिक है, होलोजोइक है, सेप्रोफाइटिक है, सड़ता है ना जी। तो देखो ईस्ट जो है ना, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, कौन सा, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है ना, तो प्रश्न ये पूछेगा कि ईस्ट कौन सा रेस्पिरेशन करता है, एनारोबिक, और दूसरी बात ये पूछेगा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करने के बाद क्या क्या बनाता है। तो मैं यहाँ इसे लिख रहा हूँ कि ग्लूकोज, ग्लूकोज को तोड़ेगा जी, ग्लूकोज को तोड़ेगा, किस में तोड़ेगा, ये तोड़ता है CO2 आप प्लस में इथेनॉल, किसमें, इथेनॉल। जैसे अगर बात की जाए, इंसान के अंदर अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो वो क्या क्या बनाएगा, एनर्जी, CO2 और लैक्टिक एसिड, एनर्जी, CO2, लैक्टिक एसिड। इसमें सिर्फ एनर्जी और CO2, इसमें क्या बनाएगा, CO2 और इथेनॉल, प्लस में क्या बनाएगा, ATP, तीन चीज बनाता है। तो खास कर ये पूछेगा, दिमाग में बहुत ठीक कर लेना कि ये भी लैक्टिक एसिड बनाएगा, नहीं, हमारे बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है, पर ईस्ट के अंदर क्या बनता है, इथेनॉल। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला ऐसे याद करो, CHO 3 6 3, CHO 3 6 3, इसका फॉर्मूला होता है कि C2H5OH,
ये तो ज्यादा चांस है पूछेगा कि इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H5 अब क्या हो जाएगा, OH। पूछो आपका पूछना है, बोलो। अभी जा रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो ध्यान से, एग्जाम्पल नहीं दिया, देखो ईस्ट में हो रहा है एनारोबिक, और आदमी के अंदर दोनों हो रहा है ना जी। फिर थोड़ा सा और डीप में चलते हैं, जाना जरूरी है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन वहां से। जैसे कहानी ये है ना कि हम ये बात कर रहे हैं, तो याद हो गया ना कि माइट अभी हम लोग पढ़े कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये किसके हेल्प से चालू होता है, ऑक्सीजन के हेल्प से। ऑक्सीजन ना मिलेगा तो ये चालू होगा नहीं। और दूसरी बात ये भी सीखे हो तुम कि एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, किसको ब्रेक डाउन किया जा रहा था, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे थे। आप ब्रेक डाउन करके एनर्जी, CO2, लैक्टिक एसिड, हेल्थ सब बन रहा था। तो सवाल दूगो है मेरा, सवाल दूगो ये है कि जो आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया है, इस माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको दूगो चीज लेकर डालना पड़ेगा, क्या चीज, ऑक्सीजन और क्या डालना पड़ेगा, ग्लूकोज। इस माइट्रोकॉन्ड्रिया को हिलाकर ग्लूकोज देगा और ऑक्सीजन देगा, तब तो ये उसके दोनों को मिला करके मसाला बना करके तैयार करेगा एटीपी। एटीपी कैसे बना देगा माइट्रोकॉन्ड्रिया, जब इसको ऑक्सीजन को ला दे दे और ग्लूकोज ला दे दे तो एनर्जी बना देगा। लेकिन अब ये सीख रहा है कि इसको ऑक्सीजन कौन ला देगा, कैसे देगा, और ग्लूकोज कौन ला देगा, कैसे देगा। हाँ, माइट्रोकॉन्ड्रिया काम में है भैया कि ये एनर्जी बनाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है। और दूसरी बात, ये जो हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे ना, ये कहलाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है, क्यों कहलाता है सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि सेल के अंदर हो रहा था। साइटोप्लाज्म भी सेल के अंदर है और माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल के अंदर है। दैट इज वाई मतलब होता है इसलिए, दैट इज वाई इज कॉल्ड cellular respiration. Aerobic and anaerobic respiration both are called cellular respiration because both are occur in the cell. Understand? चलो, अभी बता रहा हूँ कौन। हाउ जो नॉर्मल ले रहे थे, सांस लेना छोड़ना, वो तो लंग्स के थ्रू ले रहे हो आप, उसको लंग्स वाला रेस्पिरेशन कह देंगे, लंग्स रेस्पिरेशन और क्या। ठीक है चलो। तब हाई लिखना, वो यही पूछना चाहता आपसे, सेले वाला यही लिखना। हाँ ठीक है। और उसको कौन पूछेगा, इनहेल एक्सहेल, इनहेल मैंने सांस खींचना, एक्सहेल मैंने सांस छोड़ना, हवा खींच रहे ना वो इनहेल बोलते, छोड़े उसको एक्सहेल बोलते, ये सब ना पूछेगा। बट बच्चों को चीज है, यहाँ देखो ध्यान से, हम बता रहे हैं कि दोनों को ला कर देगा ब्लड, कौन देगा, ब्लड पहुंचा देता है, ले माइटोकॉन्ड्रिया को, ले ग्लूकोज ले ऑक्सीजन, अब तू शुरू हो जा, क्या हो जा, शुरू हो जा। पर कहाँ से उठाएगा, कैसे देगा, क्या करेगा, शुरू बताया है। लेकिन एक बात तो बताओ कि जिस तरीका से फोटोसिंथेसिस का हो रहा था कि पत्ती के अंदर, लीफ के अंदर सनलाइट, CO2, वाटर, मिनरल, एंड सब मिला करके एक प्रोसेस चालू हो रहा था जिसका नाम था फोटोसिंथेसिस, तब जाके एटीपी ग्लूकोज वगैरह बन रहा था। सेम उसी तरीका से माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एक प्रोसेस चालू होता है, तब जाके एटीपी बनता है, CO2 बनता है। अंडरस्टैंड। उसका नाम पूछेगा, उसका नाम है क्रेब्स साइकिल। क्या नाम है, क्रेब्स साइकिल। स्पेलिंग हो सकता है थोड़ा मिस्टेक, मुझे याद नहीं आ रहा है क्रेब्स का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम में क्रेब्स था, उन्होंने सब खोजा था कांड कैसे होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, उनके रिस्पेक्ट में नाम रख दिया गया क्रेब्स साइकिल। ठीक है चलो। तो जब होता क्या है कि जैसे ही आप इतना काफी है, छोड़ दे रहा हूं मैं। क्या हो गया भाई, ये लंग्स बना रहा हूँ, ठीक है ना। पेड़,
ये सब जब लंग्स पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा इस सब का नाम क्या क्या, ठीक है। बस मुझे ये समझाना तुम लोग को कि ऑक्सीजन कैसे पहुंचा माइटोकॉन्ड्रिया के पास और ग्लूकोज कैसे पहुंचा, ध्यान देखो। तो जब आप सांस लेते हैं, यहाँ से हवा जा रहा है, एयर अंदर गया, तो अंदर जाने के बाद यहाँ तक जाता है, कहाँ तक, जो गोल गोल बना रहा हूं ना, यहाँ तक जाता है। इसका नाम है एल्वियोली। क्या नाम है? एल्वियोली। एल्वियोली। इस एल्वियोली लाखों होती है, लाखों एल्वियोली होती है, लाखों, मिलियंस। उन सब एल्वियोली के अंदर में एको एका होता है, ऑक्सीजन के मोलिकुल जाकर फंस जाते हैं, कहा जाता है, मतलब ये उसको पकड़ लेता है। अब बाकी जो भी आप लिए थे, नाइट्रोजन गैस लिए थे, CO2 लिए थे, आर्गन गैस, नियोन गैस का सब खींच लिए थे, उस सबको बाहर फेंक देता है और सिर्फ O2 को पकड़ लेता है। किसी को दिक्कत है? कौन पकड़ लेता है? एल्वियोली। अब होता क्या है, इस लंग्स के जस्ट बगल में होता है दिल, हम लोग का हार्ट होता है। क्या होता है? हार्ट होता है। मैं फिलहाल ऐसी बना रहा हूँ यहाँ पे छोटा सा हार्ट, ठीक है। ये वाला दिल है, ये दिल, ये नकली दिल है, असली दिल नहीं है, ठीक है। ये नकली दिल है बकलोल, असली दिल ये वाला है। कुछ इस तरह से होता है। हाँ, यहाँ से ना इसके नसें निकली होती है। कहाँ निकली होती है? आपने कभी दिल देखा होगा, नस निकला होता है। तो यहाँ से ना इसमें 4 नसें होती है। कितनी होती है? 4 गो। तो 2 गो नस ऐसी होती है ना कि 2 गो नस कनेक्टेड होती है लंग्स में। किसमें? लंग्स में। और 2 गो जो नस है आपका वो कनेक्टेड होता है, देखो, हार्ट से कहाँ आ गया, मतलब 2 गो आपका ये कहाँ आ गया, एगो ऐसे आया, एगो ऐसे जा रहा है, मतलब हार्ट से लंग्स में कनेक्टेड है 2 गो नस। अब बाकी का 2 गो नस जो है ना बॉडी से कनेक्टेड है, ऐसे बॉडी में जा रहा है, फिर बॉडी से वापस आ रहा है। मान लीजिए बॉडी लेते हैं, बॉडी में हमारा शरीर हो गया, तो हार्ट में मेन 4 गो नस होता है। उस 4 में से ये इसको बोलते हैं हम लोग आर्ट, बॉडी वाला जो है ना, बॉडी वाला, एक को बोलते हैं हम लोग आर्टरी। क्या बोलते हैं? आर्टरी, आर्टरी। और दूसरा को बोलते हैं वेन्स। क्या बोलते हैं? सब वेन्स में सी होता है, कैसी? आई, आई एन, VAIN। हाँ तो चलो, VAVEIN S। हाँ वेन्स, CE, आर्टरी ठीक है। मुझे लग रहा है ना कि TORY होता है ना, वो तो तुम्हारा हार्ट का चेम्बर है, एट्रियम वेंट्रिकल। ऊपर का ये बोलते हैं एट्रियम, नीचे बोलते हैं वेंट्रिकल। और फिर उसको 2 पार्ट और बांटते हैं, तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ये सब हार्ट में पढ़ाएंगे। फिर इतना समझे ना कि एक वो का कहलाता है आर्टरी, का कहलाता है। और ये जो दुगुना से ना जो अंदर फिर जा रहा है, एक को बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स। देखो, आर्टरी वेन्स है ना, तो यहाँ भी आर्टरी वेन्स है, और इसमें एक नया वर्ड का जुड़ गया है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स। ऐसा जानते हो क्यों? ताकि पहचान कर सके, अलग नाम ना रखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हम ये बॉडी वाला बात कर रहे हैं कि लंग्स वाला बात कर रहे हैं। दोनों में आर्टरी है, यहाँ भी आर्टरी, यहाँ भी आर्टरी, यहाँ वेन्स, यहाँ भी वेन्स, और इससे हम बोल रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स। ऐसा भाई अलग करना ही था तो कुछ आसान वर्ड जोड़े थे, पल्मोनरी कहाँ जोड़ दिए? हिंदी में जानते हो तो और खतरनाक है, बोलते हैं फुफ्फुस। हिंदी में कहते हैं फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सीरा। ठीक है। तो इसका कहानी जानते क्या है? ये जो लंग्स है ना, इसका टेक्निकल नाम होता है, टेक्निकल नाम में याद नहीं क्या होता है, उसी में से एक वर्ड निकाला गया है पल्मोनरी। इससे सेल का टेक्निकल नाम क्या होता है? साइटो। साइटो होता है ना, उस तरीका से लंग्स का टेक्निकल नाम में होता है पल्मोनरी। का होता है, इसलिए इसमें जोड़ दिया हम लोग पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ तो नहीं बता रहा हूँ कि किस नस से पल्मोनरी, उससे पढ़ाऊंगा लंग्स में कि पल्मोनरी वेन से जाएगा, बता ही देता हूँ यार। देखो ध्यान से, हाई जो है ना आपका बॉडी वाला, कहाँ से मैं कहाँ घुस गया, ये वाला, ये बॉडी वाला है, सिर्फ आर्टरी है, आर्टरी। इसमें जो ब्लड घूम रहा है आपका, क्या हो रहा है? ब्लड मूव कर रहा है, घूम रहा है ना, इसमें क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। ये वेन्स ऐसा है ना कि जिसमें ब्लड जो घूम रहा है, मूव कर रहा है, उसमें क्या है? CO2 है, O2 नहीं है, इसमें क्या है? CO2। तो ध्यान से देखिए, जस्ट इसको उल्टा कहाँ हो जाता है? इधर।
इसमें जो पल्मोनरी आर्टरी है ना उसमें CO2 है, और जो पल्मोनरी वेन्स है उसमें क्या है O2। ओ यहाँ देखो, आर्टरी में ऑक्सीजन, वेन्स में CO2। आर्टरी में, बोर्ड पे देखो, आर्टरी में ऑक्सीजन, बॉडी वाला देख, बॉडी वाला जा रहा हूँ इधर, लंग्स से उधर जाऊंगा, अब लंग्स में आ जाओ तुम, फेफड़ा में है ना, इसे उल्टा हो जाएगा। आर्टरी में ऑक्सीजन था ना, इसे पल्मोनरी आर्टरी आओगे ना तो CO2, आप पल्मोनरी वेन्स में आओगे ना तो O2 हो जाएगा। तो क्या होता है कि जो ब्लड है हमारे दिल में, उसमें वो दिल क्या करता है, भेजता है आपका कहाँ पर, लंग्स के अंदर, किसके थ्रू भेजेगा, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। किसके थ्रू भेजेगा, ऐसे में करता है। ये ऐसा है ना अंदर में, इसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोल देंगे, तो पल्मोनरी आर्टरी जब ब्लड ब्लड इसमें आ रहा है, उसमें O2 ना है, क्या है, CO2। तो CO2 यहीं पे छोड़ देगा, CO2 लेके आ रहा है ना, पल्मोनरी आर्टरी CO2 लेके आ रहा है, यहाँ CO2 छोड़ देगा लंग्स के अंदर। अब फिर हाँ, बस बस यही काम करेगा, क्या करेगा, यहाँ से छोड़ देगा। अब उसके बाद जो यहाँ पे O2 है, O2 को पकड़ के ये तुम्हारा पल्मोनरी वेन्स लेके हार्ट में चला जाएगा। कोई दिक्कत है, फिर से देख लो, सीखो ठीक से। पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड आ रहा है उसमें CO2 है, तो CO2 इसमें आके छोड़ देगा, और फिर CO2 बाहर नाक से निकल जाएगा, बाहर बाद में, ठीक है, नाक से बाहर निकल जाएगा इसे। आज जो इसके अंदर O2 है, उस O2 को पकड़ के पल्मोनरी जो वेन है, वेन माने भी, जो वेन है, ये क्या करेगा, हार्ट में डाल देगा। तब हार्ट में एक ऐसा ब्लड आ गया है जिसमें ऑक्सीजन आ चुका है। अब क्या करेगा ना कि ये आर्टरी के द्वारा, आर्टरी में ऑक्सीजन रहता है ना जी, आर्टरी द्वारा पूरे ब्लड ब्लड क्या करेगा, फैला देगा शरीर में, एक ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, ठीक। अब वो ब्लड क्या करेगा, हमारे सभी सेल के पास जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन बांट देगा, ले सारे माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन क्या करेगा, बांट देगा। ऐसा कहानी याद होना चाहिए। ये महाराज, ये ब्लड वाला था ना, उसमें ढेर सारा ब्लड आता है, आ, उस ब्लड में बहुत सारा क्या होता है, हीमोग्लोबिन, बताया नहीं था कहीं तुम को। ध्यान देखो, यहाँ जो ऑक्सीजन लेके जा रहा है ना, वो कौन लेके जाता है, ब्लड, ठीक है, लेकिन ब्लड में कौन, हीमोग्लोबिन क्या करता है ना कि ऑक्सीजन के एटम को, CO2 एटम को अपने साथ चिपका लेता है, और CO2 को लाके यहाँ छोड़ देगा, रिलीज कर देगा, और फिर ऑक्सीजन को चिपका के लेके चला जाएगा, ऐसे होता है। तो सवाल ध्यान देना है कि क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन हो चाहे CO2 हो, उसका ट्रांसपोर्टेशन और बॉडी में किसके द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा। फिर पूछेगा ब्लड में किसके द्वारा होता है, तो हीमोग्लोबिन किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को भी ले जाता है और CO2 को उधर से लेके आता है। अभी क्या किया कि ऑक्सीजन को लेके गया, लेके माइटोकॉन्ड्रिया को दे दिया, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑक्सीजन पहुंच गया ना, अभी ग्लूकोज पहुंचाना बाकी है। ग्लूकोज कहाँ से पहुंचेगा, जब आप खाना खाते हैं, खा लेने के बाद उसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद वो कंप्लीट होता है आपका छोटी आंत में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है, कंप्लीट। और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाएगा ना, तब क्या करेगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे होल होते हैं, तो माइक्रो होल होते हैं, और होलवा ऐसी नहीं होता, उसमें एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे उंगली के जैसा, ऐसे उसे पढ़ाएंगे। अभी उसको व्हीली बोलते हैं, व्हीली, क्या बोलते हैं, व्हीली, है ना, हिंदी में बोलते हैं व्हीला, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हीली, VILLI, व्हीली, क्या बोलते हैं जी, व्हीली। तो व्हीली छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो छिद्र के द्वारा क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन सारा जितना अच्छे चीज खाए थे, प्रोटीन, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, सबको ऑब्जर्व कर लेगा, क्या करेगा, खींच लेगा, और खींच कर क्या करेगा, ब्लड में मिक्स कर देगा। अब ब्लड के अंदर सब कुछ आ गया है, ग्लूकोज, प्रोटीन, सब कुछ आ गया है। अब वो क्या करेगा, ब्लड जाके माइटोकॉन्ड्रिया को बांट देगा, ले ग्लूकोज। और फिर उसके एक और चीज कि सेल हो गया ना, ये तो आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें का इसे राइबोसोम है, तो राइबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन, क्या बनाता है, प्रोटीन। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ग्लूकोज दे देगा, ताकि तुम ग्लूकोज लेकर के उसे एटमी बनाओ। राइबोसोम को प्रोटीन दे देगा, हालांकि प्रोटीन नहीं देता है, प्रोटीन को तोड़ दिया जाता है एमिनो एसिड में। ये सब पढ़ाएंगे किस में, न्यूट्रिशन में, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में, हेन तेन कहानी। फिर राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन बना देगा, कोई दिक्कत है, मुझे समझा दो। तो आपको पता चल गया कि ग्लूकोज कहाँ से आया, छोटी आंत से, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से पाचन के बाद ब्लड में चला गया, अब ब्लड लेकर माइटोकॉन्ड्रिया को दे दिया,
ऑक्सीजन कहाँ से आया, लंग्स में गया, ब्लड स्पेशली हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन पकड़ के लाया, माइटोकॉन्ड्रिया को दे दिया। अब ये क्रेब्स साइकिल चालू करेगा, और चालू करेगा तो तीन चीज बनाएगा, कौन चीज ना, दो चीज बनाएगा। कौन कौन बनाएगा, एक बनाएगा CO2, एक बनाएगा 38 ATP। क्या बना देगा, 38 ATP। अब ये हमको इस्तेमाल करना है, एनर्जी हम यूज करेंगे, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। CO2 तो किसी काम का नहीं है हमारा, तो फिर वापस ब्लड आएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में से CO2 ले लेगा और लेकर के वापस जाकर लंग्स को दे देगा और फिर बाहर वो चला जाएगा। इस तरह से देखे आप लोगों ने क्या कि हमारे अंदर CO2 बन रहा है और प्लस में हम CO2 लिए भी थे। जब सांस खींच रहे थे तो चुन के स्पेशल ऑक्सीजन का खींचे थे, सब कुछ खींच लिए थे, CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सब खींच लिए थे ना हो। और जब छोड़ने की बारी आई तो ऑक्सीजन रख लिए, बाकी सब छोड़ दिए। लेकिन जब हम छोड़ रहे थे तो जो CO2 लिए थे वो भी छोड़े हैं, और जो CO2 यहाँ से बढ़ के जा रहा है वो छोड़ रहे हैं। तो प्रश्न आता है कि हम किस गैस का जब रिलीज करते हैं तो ज्यादा अमाउंट में रिलीज करते हैं सांस छोड़ते समय। एक्सहेल के समय CO2 ज्यादा हम एक्सहेल करते हैं, लेते हैं कम, छोड़ते हैं ज्यादा। बाकी सब तो बराबर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन तो निपटा देते हैं, छोड़ते ही नहीं है, निपटा के इधर खत्म कर दिए। बाकी सब जितना नाइट्रोजन लिए थे उतना वापस कहते हैं एटमोस्फेयर को, भैया तू ले जा अपना। लेकिन CO2 थोड़ा बढ़ा कर देते हैं हम लोग, तो दिक्कत है। कहाँ से बढ़ गया, माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ गया, है ना जी। अब यही कहानी कहाँ हो जाएगा तुम्हारा, एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म हो जाएगा। तो वहां पे तो क्या बोलेंगे, तीन चीज बनेगा, CO2, लैक्टिक एसिड, एनर्जी बन जाएगा। ठीक, एक चीज और छूट रहा है मेन, वो क्या छूट रहा है ना, जो ग्लूकोजवा है डायरेक्ट हचाक से नहीं टूट जाता है। हालांकि अगर नीट का तैयारी करोगे ना तो जो हम बता रहे हैं ना इतना आसानी से, आसान नहीं है। इसमें 10 स्टेप है, कितना स्टेप है यहाँ से यहाँ तक जाने में, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर ग्लूकोज जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रेब्स साइकिल चालू होगा, फिर CO2 बनेगा, फिर 38 ATP बनेगा। ये सब 10 प्रोसेस से पूरा होता है। बोलिए, मैंने 10 स्टेप पे पूरा होता है। हाँ 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 हाँ, सोच सोच जरा ऊपर वाले की दिमाग, कितना खतरनाक दिमाग है, हचहच हो रहा है। समझ रहे हो, हाँ। हम लोग का शरीर बहुत खतरनाक मशीन है, वो इतना खतरनाक मशीन आता है इसको समझ नहीं पाया, इसको समझ पा रहे हो। अभी तो दुनिया लगा है, सब वैज्ञानिक लगे है समझने में। चलो नहीं देगा, पागल है थोड़े एग्जाम में, तो बोथ देगा, बोथ देगा। मुझे तो बोले इसी पे डाउट है, इतना डीप पूछेगा वो तो मुझे चांस कम है। वो ब्लड देवे करेगा, पूछबो करेगा तो, और हीमोग्लोबिन ना देगा। लेकिन आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन को लेके आता है हीमोग्लोबिन, और यहाँ से CO2 लेके जाएगा ना तो हीमोग्लोबिन ही लेके जाता है, किसको दिक्कत है। हाँ, और जब ब्लड अपने साथ ऑक्सीजन लेके जा रहा होता है तो उसको कहीं से भी कहीं जा, हम ऐसे नहीं बता, बस बता रहा हूँ, कहीं से जा रहा है, आ रहा है, जो मतलब उसके साथ ऑक्सीजन है और लेके चल रहा है, मूव कर रहा है, तो कहेंगे ना प्योर ब्लड। क्या कहेंगे, और जब ऑक्सीजन नहीं है उसके पास, CO2 लेके जा रहा है, ऑक्सीजन दे दिया था, खर्च हो चुका है, CO2 लेके जा रहा है, तो कहेंगे उसको इम्प्योर ब्लड। तो प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड का मतलब मत सोचना एकदम ब्लड साफ सुथरा एकदम शुद्ध है, ब्लड में कोई खराबी नहीं है, ब्लड जांच करने की कोई जरूरत नहीं है ना। प्योर ब्लड मतलब उसके साथ ऑक्सीजन है, इम्प्योर मतलब उसका ऑक्सीजन नहीं है, CO2 है, बस इतना ही कहलाता है प्योर इम्प्योर ब्लड। अब बता, ये सब तुमको पढ़ाना था मुझे उसमें हार्ट में, तुम यही पूछने लगा, बाद में पूछना। मैं भी भूल जाऊंगा एक चीज, मुझे बता लेने दे। मैं क्या बता रहा था कि 10 स्टेप पूरा होता है ना, तो उसमें से एक और स्टेप छोटा सा है जो आपको पूछता है एग्जाम में, साफ साफ लिखा भी है, मैं पढ़ के आया हूँ NCERT में, पायरुवेट के बारे में। यानी कि जो ग्लूकोज है ना भैया, ये जब ब्रेक डाउन होता है तो जैसे कैसे हम पढ़े कि ग्लूकोज स्टोर होता है जब प्लांट के अंदर, तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, और हमारे अंदर स्टोर होता है तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। फिर ग्लाइकोजन बन जाता है फैट, फिर फैट और स्ट्रॉन्ग फैट बनता है, और खतरनाक कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा। ये सब कहानी आगे इंसान के, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक आता है ना कोलेस्ट्रॉल का, वो सब कहानी हो जाएगा, वो सब गोली मार लेना। पढ़ाएंगे जब हॉट चैप्टर पढ़ाएंगे तो ये बात मत कहानी टूटेगा,
फिर बहुत सारा जिम करना पड़ेगा, उठा बैठी करो, एक्सरसाइज करो, तब ब्रेक डाउन होगा वो। आगे को ध्यान से, तो मैं क्या बता रहा था, पायरुवेट, यानी कि आपको याद रखना है ना कि इन इन सेलुलर respiration glucose is broken down broken down broken down in pyruvate form। देखो समा, पायरुवेट के फॉर्म में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। अब फिर ये पायरुवेट की बात सोचना कि अचानक से फिर एटीपी बन जाएगा ना, लेकिन आपको 10th क्लास में यही पढ़ना है कि ग्लूकोज ब्रेक होगा किसमें, पायरुवेट में। अब फिर पायरुवेट किसमें ब्रेक हो जाएगा, एटीपी में। ठीक है, जाना नीट में तो पढ़ना कि फिर पायरुवेट बाद क्या बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, बोलो। हाँ, एटीपी इसका लास्ट फॉर्म है। अच्छी बात पूछो, कितना डी बनता है, तो 38 एटीपी। ये फर्स्ट ना पूछेगा, भले इसे पूछ सकता है, बहुत डीप में जाएगा तब कि सेलुलर रेस्पिरेशन का सबसे लास्ट स्टेप क्या, लास्ट में क्या टूटता है, तो एटीपी। हाँ, हम नहीं कह सकते कितने नंबर पर आता है, सेकंड कह दो, 10th लेवल कह दो कि सेकंड स्टेप है बस, है ना बबुआ, कोई दिक्कत है, आगे चला जाए, आपको बताना है मुझे। तो ये तो निपटा दिया हम, आपको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन निपटा दिया, लेकिन अभी लंग्स वाला बताना है, सिर्फ कौन सा रेस्पिरेशन था, सेलुलर रेस्पिरेशन। लंग्स का रेस्पिरेशन नहीं खत्म हुआ है, किसी को दिक्कत है नहीं ना, कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो मैं पूछूंगा। अब ओम आ जाओ, कैमरा चल रहा ना ठीक से, ओम चलो शांत, तुम बता दो कि सेलुलर रेस्पिरेशन कितने टाइप का, कौन कौन, एरोबिक और एनारोबिक। अब बता दो कि मोर एनर्जी किस में निकलता है, एरोबिक में, और लेस एनर्जी किस में ऑक्सीजन का नीड होता है, एनारोबिक में। अगर हारा बोलो जी, किस में ऑक्सीजन चाहिए, एरोबिक में। नहीं, उसमें याद को नहीं चाहिए, एरोबिक में चाहिए, एनारोबिक में नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन नहीं, ज्यादा ज्यादा ये फेमस है किस चीज के लिए, बिना ऑक्सीजन के ही रेस्पिरेशन कर देता है ये, याद रखिए। अब तुम ये याद रखो, बेकार बता दिए, तुम ये याद रखो, एरोबिक में ऑक्सीजन चाहिए, एनारोबिक बिना ऑक्सीजन का हो जाता है। ठीक है, चलो अब बताओ कि एरोबिक में कितना एटीपी, एनारोबिक में 2 एटीपी। अब बताओ ग्लूकोज के किस में टूटता है, पायरुवेट में, और फिर पायरुवेट किस में टूट जाता है, मतलब बन जाता है एटीपी में। अब बताइए कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, एरोबिक वाला माइटोकॉन्ड्रिया में, एनारोबिक कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक सेल ऑर्गन है, सेल ऑर्गन है। साइटोप्लाज्म में क्या है, सेल के अंदर एक लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म ना, लिक्विड है ये, किसको दिक्कत है। चलिए अब बताओ तुम लोग कि एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होगा तो क्या क्या मिलेगा प्रोडक्ट के फॉर्म में, क्या क्या बनता है, CO2 बनता है, और नहीं, दो चीज याद रखो, CO2 बनेगा और एनर्जी बनेगा, पर एनारोबिक में क्या क्या बनेगा। अच्छा, एनारोबिक का हम बता दिए। हाँ, एनारोबिक में CO2, एनर्जी और लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CHO, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला, नंबर बताओ। हाँ हाँ, ऐसे बोलो ना, CHO 363, काम खत्म, चलते बनो। बताओ लैक्टिक एसिड हो गया ना, और तो ईस्ट जो है एरोबिक करता है एनारोबिक, एनारोबिक क्या करता है, एनारोबिक। क्या का बनाता है वो, CO2, ATP, इथेनॉल। ईस्ट जो है वो क्या करता है, CO2 बनाता है, एनर्जी बनाता है यानी कि ATP, और इथेनॉल बनाता है। इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला C2H5OH, C2H5OH, बोलो गरावा, C2H5OH।
कैसे याद करते हो? मुझे ऐसे अच्छा आसान लग रहा है, तुम कैसे याद करोगे? ऐसे याद करो, CHOH, ऐसे याद कर लो। हाँ, ऐसे याद कर लो, CHOH, है ना? 2 5, इसको छोड़ दो, यहाँ वो नहीं मान लो। CHOH 2 5 1, 2 5 1, ठीक है, इसको रखना ही पड़ेगा, दूसरा बार करोगे तो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। कोई दिक्कत है? समय टाइम देखो तो कितना हो रहा है, थोड़ा सा ठीक है, होने दो, आगे देखो वो, या फिर से करे का वीडियो बोलो को फिर से वो वीडियो डाउनलोड कर देगा, आधा घंटा का है तो छोटा सा, वो तो छोटा सा और वीडियो बना दे आधे घंटे का, इसको रोक के, ये थोड़ा टॉपिक चेंज हो रहा है। अब मैं पढ़ाऊंगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, तो इसको तो अलग से बना दो ना। लो भैया, आज जाएगा, आज जाएगा, ध्यान दो। हम कहाँ पढ़ने जा रहे हैं? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, वो समझ पा रहे हो? प्लांट का पढ़ लिया ना हम लोग, प्लांट का न्यूट्रिशन ना पढ़ लिए, कैसे कैसे होता है, और कुछ कीड़े मकोड़े के बारे में पढ़ लिए, एलगी वगैरह, ईस्ट वगैरह। अब तुम बताओ इंसान के बारे में जा रहे हैं, तो सबसे पहले तुमको क्या समझना है कि जो न्यूट्रिशन इंसान करता है, ह्यूमन बीइंग करता है, तो बहुत सारा लंबा प्रोसेस है, सब कुछ इसके पास है, ठीक है, तो वही से मैं चालू कर रहा हूँ, यहाँ से मैं चालू कर रहा हूँ। ये कौन इंसान लग रहा है? अबे तेरी, ये कालिया है, कौन है? नहीं कालिया नहीं है, रमेश है। ये कौन है हमारे? रमेश है, संगीता जी कहीं होंगी, ठीक है। यहाँ से देखो, हमारे रमेश के मुंह में चीरा लग रहा है, ठीक है, चीरा, चीरा समझते हो? अब देखते रहो ध्यान से। हैक कर लिया इनको, ठीक है, आज पूरा इनको स्कैन कर देंगे हम। हाँ जी, अभी तो अभी बहुत कुछ बताना है जी इसमें, पैनक्रियाज बनाना है। फोटो दिया होगा, फोटो तो देने करेगा, फोटो कहाँ नहीं? देखो समय इतना काफी है, तो हम लोग का सबसे पहले इसका ये डिजाइन याद करो। हाँ ठीक है, लगभग बन गया है। इन खत्म हो रहा है जी, ये लीक करने कहा कर रहा, देख रहे हो भाई, इसको तुम खोलो तो, बस मैं जियान कर रहा है, उसमें ट्रांसफर हो पाएगा? तो जल्दी से कर, खोल तो उसको, भरो, कसने पे खुलता है। अरे हला करेगा तू लोग।
दो जी, रकम दो। चलो तुम लोग कोशिश करो बताने का, ठीक है? बता दो समा जल्दी से। ए समा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? माउथ कह दो। माउथ बेइज्जती, काहे का बेइज्जती, ये बता दो। फूड पाइप को हम लोग साइंस में क्या बोलते हैं? समा इसके बाद क्या होता है स्पेलिंग में? GOS, GUS। चलो जी, इसोफेगस हो गया। अब आ जाओ, ये क्या था हम लोग का? स्टमक। क्या है जी? आइए जो दिखाई दे रहा है ना, आपको यहाँ से यहाँ तो ऐसे, अरे चल कह नहीं रहा। ये क्या आपका? डायफ्राम। ये क्या है बबुआ? अच्छा, ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, आज जो घुचर पूछ रही क्या है? बताइए क्या पैंक्रियाज है? हाई बताओ तो, हाई जो है इससे क्या है? हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? लाइक लीफ, पत्ती की तरह। एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये क्या है भैया आप लोग का? लीवर। क्या है? लीवर। ये क्या है गोल सा ऐसे करके? सब पढ़ाएंगे क्या? नाम पढ़ पहले। समय गोल ब्लैडर का GOL। जा, सत्यानाश कर दिया तुम लोग। कहाँ CBSE बोर्ड से पढ़ता है तुम लोग? डबल एल। गोल ब्लैडर, ध्यान से। ये क्या हो गया तुम्हारा? गोल ब्लैडर। बताओ ओम, ये क्या है? पप्पा जैसा चिल्ला रहे थे तुम। ये है तुम्हारा PANCREASE। देखो तो, किसी को दिक्कत? ये बता दो तो जल्दी से। ये छोटा सा इसे दिखाई क्या है? अपेंडिक्स। का है? इसका क्या स्पेलिंग बताना था? ए, बस। किसी को दिक्कत है? बता दो ओम। ये पता है क्या है ये? हाँ, अच्छा ठीक है। ये है रेक्टम। का है? ये क्या है? एनस। का है? एनस। कहाँ पे होगा होगा जी? डबल पी। हो गया डबल पी। हाँ, ठीक है, बताएंगे बताएंगे सब कहानी। पहले नामात याद करो तुम लोग, ध्यान है, फटाफट देखो। शुरुआत कहाँ से करेंगे हम लोग? शुरुआत तुम्हारा गोली पहले बताओ कि हाँ चलो, शुरुआत कहाँ से रहा है और खत्म कहाँ हो रहा है? समझ रहे हो? तो प्रश्न आता है ना कि माउथ से लेकर एनस तक और जो रास्ता दिखाई दे रहा है, इन रास्ताओं को बोलते क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं? समझ खड़ा गई है, तुम घबरा गई थी थोड़ा देर। एलिमेंट्री कैनाल। किसको दिक्कत है? देखो ध्यान से, माउथ से लेकर के एनस तक को क्या बोलते हैं हम लोग? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ठीक है? कैनाल चाहे कैनाल जो भी है। तो शुरुआत माउथ, उसके बाद फूड पाइप यानी कि, फिर उसके बाद स्टमक, उसके बाद हाँ नंबरिंग करो। स्टमक बाद कहाँ जाते हैं हम लोग? देखो कहाँ गया है? छोटी आंत। और फिर मान लो पैनक्रियाज बोल दो, फिर लीवर बोल दो, फिर लास्ट में कहाँ जाएंगे? लास्ट इंटेस्टाइन में आ जाएंगे। गोल ब्लैडर, हाँ गोल ब्लैडर ये है। आप फिर यहाँ पे आ जाओ कि ये क्या है और ये क्या है? तो देखो जो रेक्टम दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया पार्ट, देखो अच्छे से। बाकी सब छोटा छोटा से कर दिया हूँ, और यहाँ पे मैंने कहा कि ये थोड़ा सा बड़ा किया हूँ। ये थोड़ा बड़ा होता ही है, जानते हो कहानी क्या है? यहाँ पे स्पेस ज्यादा होता है, और यहाँ पे होता क्या है, हालांकि शुरू से भी तो बताना ही है क्या कहाँ पे होता है। फिलहाल यहाँ देखो, ये जो आपको सुबह सुबह प्रेशर आता है ना, वो इसी के चलते आता है। यानी कि जितना वेस्ट मटेरियल है वो कहा जाता है यहाँ से भरना चालू होगा, इसे भरते 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 यहाँ से ऐसे रहता है ना आपका ये वाला। ये वो क्या है?
लार्ज इंटेस्टाइन है आपका, भरते भरते है सब भर जाएगा, भरते भरते यहाँ तक आ जाएगा, भर जाएगा, और लास्ट में यहाँ पे एकदम क्या हो जाएगा, और भरेगा और भरेगा, आपका क्या प्रेशर करेगा, फैलेगा ना, नहीं समझ में नहीं। हाँ, तब यहाँ पे प्रेशर बनाएगा ना, तब तुमको दिमाग से ऑर्डर जाएगा कुछ गड़बड़ है, कहीं से जाना चाहिए संडास वगैरह, तुम यहाँ से संडास जाओगे, उसके बाद ये वो जगह है, ये वो रास्ता है एनस, जहाँ से तुम अपना दोनों का कहानी खत्म कर दोगे, ठीक है। चलिए अभी तुमको क्या करेंगे, हम कल ये बताएंगे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका 3 पार्ट होता है, जो स्टमक है इसका भी 3 पार्ट होता है। स्टमक का 3 पार्ट होता है, फंडस, चाहे फुंडस कोई की पढ़ता है, हालांकि फंडस होता है, FUNDUS फंडस, और एक होता है बॉडी, बीच में बोलते हैं बॉडी, फिर एक होता है पाइलोरिक, एक और होता है कार्डियक। 4 पार्ट में बताएंगे आपको स्टमक के बारे में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताएंगे ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इसका 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, और कौन सा पार्ट कहाँ होता है, क्या होता है, ये सब क्या करना है, पढ़ना है। बस ये बताएंगे आपको कल में कि जो बड़ी आंत है यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ये कौन होता है, हॉरिजॉन्टल कोलोन। इसका 3 पार्ट, यहाँ से हिस्सा है ना, इस ऊपर जो जा रहा है असेंडिंग कोलोन, जो नीचे आ रहा है डिसेंडिंग कोलोन, जो ऐसे है हॉरिजॉन्टल कोलोन। है जो है ऐसे ऐसे करके है ना, इसमें कुछ दूर तक कहलाता है ड्यूडेनम, जेजुनम का कहलाता है इलियम। कोई दिक्कत, कौन कहा, स्मॉल और कनेक्ट होता है लार्ज में, अब जहां से हो जाए एग्जैक्ट कोई मुझे जगह नहीं पता, चाहे नहीं पूछता है, पर ध्यान देना है कि पेट कनेक्टेड है किससे, स्टमक कनेक्टेड स्मॉल इंटेस्टाइन से, और स्मॉल इंटेस्टाइन में सब कनेक्टेड है, तो फिर सुन लो ध्यान से, स्टमक जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट है, और स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे कनेक्टेड है, किस किस से, पैनक्रियाज से, लीवर से, चाहे गोल ब्लैडर से, और लार्ज इंटेस्टाइन से। कोई दिक्कत है नहीं ना। हाँ, आज बस इतना ही बताएंगे, और पूरा डिटेल चलेंगे, कि चला जाए, दिमाग हैंग कर जाएगा, कर जाएगा ना हैंग, चलो कोई बात नहीं, आज की इतना ही रखो, बाय बाय, कल मिलेंगे, रख दो, डिटेल बताएंगे, रख दो।